भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद उनके साथ करीब 20 रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर धरने पर बैठ गए हैं और आज दोपहर 12 बजे तक मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है और 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं धरने पर बैठे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने लोगों से धरने को लेकर समर्थन देने की अपील की है। तो ये तस्वीरें दिल्ली से हैं। ये सभी देश के जाने माने नामी पहलवान यहां पर धरने पर बैठे हैं और खास तौर पर आरोप लगाया है विनेश फोगाट ने, जो कि देश की जानी मानी रेसलर हैं। फेडरेशन कुश्ती संघ फेडरेशन पर यह आरोप लगा है शरण सिंह के ऊपर और आरोप है यौन उत्पीड़न का। अंदाजा लगाइए कि जब देश के इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने बड़े नामों के साथ में अगर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं तो छोटी जगह और छोटे नामों के साथ का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लिया है और कृष्णा पूनिया, जो कि खुद भी ओलंपियन हैं और विधायक भी हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी, दिल्ली के अंदर इस समय 20 से ज्यादा देश के नामी गिरामी पहलवान बैठे हैं और आरोप है कुश्ती फेडरेशन के ऊपर यौन उत्पीड़न का। आपकी प्रतिक्रिया? आशीष जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे ओलंपियन हैं, मेडलिस्ट हैं, 2 दिन से जो धरने पे बैठे हैं और इतने बड़े एलिगेशन इसके अपने रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट पे और फेडरेशन पे जो लगाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब किसी एथलीट के पास इस तरीके की, और ये जिम्मेदार हैं, ये ऐसे नहीं है कि बिगनर बच्चे हैं, इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है और नामी ग्रामी जो एथलीट हैं वो 2 दिन से धरने पे हैं, तो मैं उनका समर्थन करती हूँ। और जो उत्पीड़न की बात की गई है, एक महिला होने के नाते और एक एथलीट होने के नाते मैं चाहूंगी कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और जब ये धरने पे बैठे हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ब्रजभूषण जी को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जब ओलंपिक की हम तैयारी कर रहे हैं, आगामी एशियन गेम की हम तैयारी कर रहे हैं और उस समय इस ठंड के अंदर हमारा एथलीट अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। कृष्णा जी, ये मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है कि एक महिला जो रेसलर है वो आरोप लगा रही है और वो भी कोई छोटा नाम नहीं है। देश के अंदर विनेश फोगाट को लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेल चुकी हैं। उसके साथ और बड़े नाम जो है वो साक्षी सिंह हो या बजरंग पूनिया तक जो है धरने पर बैठे हैं। कृष्णा जी, सवाल ये है कि इस तरीके के संस्थानों में बैठे लोग किस तरीके से महिलाओं के साथ पेश आते हैं। ये जब इतने बड़े नामों को धरने पर बैठना पड़ रहा है तो कृष्णा जी, उन बच्चियों का क्या जो इस फील्ड में अपना फ्यूचर तलाश रही है और ऐसे कोच या ऐसे फेडरेशन के अंदर काम कर रही है, स्थिति वहां ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। सही बात है। अगर इस तरीके की बात जो विनेश ने, साक्षी ने, बजरंग ने उठाई है और अगर इस पे न्याय नहीं मिलता है तो ये एक सवालिया निशान हमें मिलेगा। एक सवाल हमारे सभी खेल विभाग के ऊपर रहेगा कि उन बच्चों का क्या। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट, जो विश्व स्तर के एथलीट हैं, उनका जो आरोप है वो गंभीर है। वो एक छोटी बात नहीं है। पूरे देश का नेतृत्व जो खिलाड़ी अपना करता है और वो आज धरने पे बैठकर इस तरीके की बात, एलिगेशन लगाए हैं, तो इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस पे जांच करवानी चाहिए। जो भी दोषी हैं उन्हें सजा होनी चाहिए और खिलाड़ियों को न्याय मिलना। कृष्णा जी, आपने कहा कि जो फेडरेशन जिसके ऊपर आरोप है उन्हें इस्तीफा, स्वतः इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए था। कृष्णा जी, क्या केवल इस्तीफा दे देना पर्याप्त है? कोई नजीर नहीं बननी चाहिए, कोई मिसाल नहीं बननी चाहिए, ऐसे लोगों को पब्लिकली जो है वो सजा का ऐलान किया जाए? आपने आसिफ जी, मैंने साथ में ये कहा कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। जी। एक पूरे देश के अंदर ये संदेश होना चाहिए कि चाहे वो बिगनर एथलीट है, चाहे वो स्टार एथलीट है, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता ये देश। ये इस तरीके का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कृष्णा पूनिया, आप विधायक हैं और आप ओलंपियन भी
रह चुकी हैं। साफ तौर पर कृष्णा पूनिया का कहना है सजा मिलनी चाहिए ऐसे शख्स को जो महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरीके से पेश आता है, और महिला खिलाड़ियों को जो कि कोई छोटा नाम नहीं है देश के अंदर, इनको पूरे देश के अंदर जाना जाता है पहलवानी के अंदर, कुश्ती के अंदर। अगर इन्हें आज धरने पर बैठना पड़ रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फेडरेशन में क्या कुछ चल रहा है। 3 बड़े चेहरे इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। साक्षी सिंह यहां पर बैठी हैं और साथ में विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया तो अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप हमारे साथ जुड़िए, बैठिए, इस धरने को समर्थन दीजिए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति होगी वहां पर कि एक नामी गिरामी महिला खिलाड़ी को धरने पर बैठना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। शंकर, बार बार सवाल मेरा यही है कि जब इतने बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है इंसाफ के लिए, तो छोटी जगहों पर स्थिति क्या होगी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये मामला निकल के सामने आया है, ये आरोप बेहद गंभीर है। और जिस तरह से विनेश फोगाट की बात करें, जो खुद एशियन गेम्स में पदक विजेता रही हैं, ओलंपिक में पदक विजेता रही हैं, उन्होंने जिस तरह से कल धरने पे बैठी, उसके बाद जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए, हालांकि ये बीजेपी के सांसद भी हैं, तो जिस तरह से आरोप लगाया गया है वो आरोप बेहद गंभीर है। हालांकि ये जो मामला है, इस मामले पर कल ब्रजभूषण सिंह जो है उनका कल बयान भी आया था कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से अब कई पहलवान अब विनेश फोगाट के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं, और कल जिस तरह से बकायदा देखा गया था आम आदमी पार्टी। शंकर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में कुछ लाइव तस्वीरें। सांकेतिक मौन व्रत है। दरअसल ब्रजभूषण सिंह ने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर लगातार, चाहे साक्षी मले हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया, आपको सामने विजुअल्स में देख रहे होंगे, इनसे लगातार मिल गए, लेकिन इन्होंने चुप्पी साध रखी है। एक तरफ इनका आरोप है कि न सिर्फ यौन शोषण हुआ, बल्कि पूरी तरीके से जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह अफेक्ट करते हैं, वो दबाव डालते हैं एक वजह की खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पा। निश्चित तौर पर ये बड़े खिलाड़ी है, सब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल जीत कर आए, लेकिन जब कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनके आरोपों का जवाब दिया तो उनका कहना था कि ये उस टेक्निक को, उस कंडीशन को रिवाइज करना चाहते हैं जिसमें कि इनका ट्रायल ना हो। अब सवाल ये है कि अगर इनका ट्रायल नहीं होगा, डायरेक्ट इनको खेलने दिया जाएगा, तो जो नेशनल से जीत कर आए हैं प्लेयर्स, उनका आखिर क्या होगा? ये सभी वो प्लेयर्स है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, ये पहले नेशनल्स खेले, उसके बाद ये ओलंपिक में गए, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि इनका ट्रायल ना हो। तो सवाल ये है कि जो नेशनल से जीत कर आए हैं, जो नेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं, उन सबका क्या होगा? सामने आप देखेंगे मीडिया का जवाबड़ा है, ऐसे में सभी रेसलर्स ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन सवाल तमाम है। सवाल ये भी है कि आखिर यौन शोषण हुआ, आखिर इतने दिनों तक इनका शोषण होता रहा, तो ये लोग कहां पर थे? चुप्पी क्यों साध रखी थी? महज 10 दिन पहले बजरंग पूनिया मुलाकात करने आते हैं अपने अध्यक्ष से, और उस दौरान फोटो डालते हैं कि हमें सहयोग मिलता रहता है। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं, वहां पर मौन प्रदर्शन है, चूंकि कोई भी पहलवान इस समय बोल नहीं रहा है, इसलिए मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। साक्षी यहां पर बैठी हैं, साथ ही विनेश फोगाट बीच में बजरंग पूनिया के पास आपको नजर आएंगी, और बजरंग पूनिया भी यहां पर बैठे हैं। अब सवाल कई तरह के हैं। सवाल ये भी है, खेल मंत्रालय की तरफ से 72 घंटे में उनको जवाब देना है, और यही एक वजह है कि कल जैसे ही ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर आए, तुरंत आनंद फानन में जो इनके अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो गोंडा केसरगंज से सीधा दिल्ली आए, मीडिया के सामने अपनी बात रखी, और आज वो जो तमाम स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है उनके सामने जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे कि वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन था जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, ऐसे आरोप वो भी नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से आते तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। महज 72 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें जो जवाब है वो उनको दाखिल कर रहे हैं। आज एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कई युवा रेसलर्स भी आए इनके समर्थन में। कल ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि 97% जो रेसलर्स हैं वो उनके समर्थन में है, सिर्फ ये 3% लोग हैं जो नियमों को धता बताते हुए गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन आप तस्वीर देखेंगे तो छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली हरियाणा के वो तमाम रेसलर्स भी आज इनके सामने, और सामने आपको वो तमाम मौन है, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप ऐसे आरोप लगाते हैं तो आप
सत्यता का प्रमाण कोर्ट में कैसे देंगे? आज तक आप लोगों ने कोई एफआईआर नहीं की इस मामले में। एक भी शिकायती पत्र ना तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, ना मंत्रालय के पास है, और ना ही अभी तक अपने संघ को भी इन लोगों ने कोई ऐसा शिकायती पत्र दिया था। ये प्लेयर सीधा जंतर मंतर पर आ गए। यही एक सवाल खड़ा होता है कि आप मीडिया के सामने जो सवाल दाग रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर से ये तस्वीरें हैं और सवाल ये भी है कि क्या इसको लेकर उन्होंने किसी तरीके की विभाग में कोई कंप्लेन की थी? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो सामने लाइए। तो सभी रेसलर्स का एक मत में ये कहना था कि हम सबूत कोर्ट में देंगे, और इसी को ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में सबूत तब देंगे जब वहां तक मामला जाएगा। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं की? कोर्ट में आप बिना लीगल प्रोसीडिंग के कैसे जाएंगे? और ये जो रेसलर्स हैं, इनका कहना है कि इनके पास पुख्ता सबूत है कि न सिर्फ इनका यौन शोषण हुआ, बल्कि जो खेलों की प्रक्रिया है उसको बदला जा रहा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद कई रूल्स बदले गए थे। ये कहा गया था कि आखिर देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा, अमूल चूल परिवर्तन होता रहा है। लेकिन एक नई नीति लाए थे ब्रजभूषण सिंह, जिसमें कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स में जाना है तो आपको नेशनल खेलने पड़ेंगे। ये सभी वो प्लेयर्स हैं जो भले ही कॉमनवेल्थ ओलंपिक में मेडल जीत चुके होंगे, लेकिन देश के लिए जब नेशनल खेलने की बात आती है तो ये बिजी हो जाते हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें इस समय, और बताया ये जा रहा है इन तस्वीरों के अंदर जो और भी नौजवान नजर आ रहे हैं, ये सभी अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। ये सभी रेसलर हैं, सभी कुश्ती खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ये पहुंचे हैं इन खिलाड़ियों के समर्थन में, इन खिलाड़ियों के सहयोग के लिए। दिखाऊंगा, चूंकि ये मौन व्रत पर है, 1 घंटे का मौन व्रत कर रखा है। इनका कहना है कि 11:30 बजे के बाद मीडिया को हम संबोधित करेंगे, अपना एजेंडा रखेंगे। अभी फिलहाल एक ही मांग है। सबसे पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। इनका कहना है कि किसी भी सरकार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई विरोध नहीं है, यानी कि बीजेपी सरकार हो, मोदी सरकार हो, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि सीधा ये लोग ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमलावर है। उनका कहना है कि वो वहां पर गुंडई चलाते हैं, तानाशाही करते हैं और सभी खिलाड़ियों को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन सवाल बार बार एक ही है इन प्लेयर से कि आपने आज तक कहीं भी, ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी में, ना मंत्रालय में, ना अपने कुश्ती संघ में आपने शिकायत आखिर क्यों नहीं की अब तक? साढ़े 11 बजे ये सभी खिलाड़ी मीडिया से मुखातिब होंगे। 11:30 बजे तक ये मौन व्रत रखा जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में आज सुबह अज्ञात व्यक्ति ने एक परिवार के 3 जनों पर पेट्रोल फेंककर तीनों को जिंदा जला दिया। घटना के बाद पति, पत्नी और बेटे को पीलीबंगा से हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां हालत गंभीर होने पर मां मनप्रीत कौर और 6 वर्षीय पुत्र एकमजीत को बीकानेर रेफर किया गया है। परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुबह कमरे की खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छोटा भाई, मेरी भाभी और मेरा भतीजा, तीनों बार हमारे बैठक में सोए हुए थे और सुबह के 5:30 बजे कोई पेट्रोल डाल के आग लगा गया। हमको तो ऐसा लग रहा है, बाकी पुलिस छानबीन में क्या बात आती है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा भाई का कोई झगड़ा हुआ है, उसका कोई दुश्मन कोई पेट्रोल डाल के पूरे उसके 20 बच्चे समेत उसको कमरे में आग लगा गया। जसवीर दास और उसकी पत्नी का नाम मनप्रीत कौर और बेटे का नाम एकमजीत। और राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा की आज सुबह की घटना है, करीब 4:30-5 बजे की। और जो परिजन है उनका ये कहना है कि जो उनका कमरा था जहाँ पे ये पति पत्नी और बच्चा सो रहे थे, तो जो खिड़की है वो गली में खुलती थी और कोई व्यक्ति सुबह पेट्रोल बोतल में भरकर लाया और कमरे में पेट्रोल फेंका और आग लगा दी, जिससे जो ये जसवीर दास, इसकी पत्नी मनप्रीत कौर और 6 साल का बेटा एकमजीत, तीनों बुरी तरह झुलस गए, जिनको तुरंत हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया।
जहां से मनप्रीत कौर जो है वो 90% से ज्यादा जल चुकी थी, उसको और उसके बेटे एकमजीत को बीकानेर रेफर किया गया है और जसवीर दास का हनुमानगढ़ में इलाज चल रहा है। परिजनों का ये कहना है कि कोई पैसे का विवाद था जसवीर दास का, और रात्रि को वो व्यक्ति पैसा लेने भी आया था और हो सकता है कि उसी ने ये घटना कारित की। और फिलहाल जो है पीलीभंगा पुलिस जांच में जुटी हुई है मामले की, और मां और बेटा दोनों का बीकानेर रेफर किया गया है और जो पति है उसका इलाज जो है हनुमानगढ़ टाउन जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जानकारी के लिए राजू आपका धन्यवाद। और ये खबर गंगानगर से, बॉर्डर पर फिर से ड्रोन की हरकत। भारत पाक बॉर्डर पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने पाक के ड्रोन को फायरिंग कर फिर से खदेड़ दिया। ड्रोन की मूवमेंट के बाद नाकेबंदी कर दी गई। गंगानगर में ड्रोन दिखने की घटना एक बार फिर सामने आई और लगभग अब रोज गंगानगर के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन देखा जाने लगा है। हालांकि बीएसएफ अब ड्रोन को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है और बताया ये जा रहा है कि इस ड्रोन को खदेड़ दिया गया है। इन ड्रोन के जरिए तस्करी की जाती है, हथियार पहुंचाए जाते हैं। कई बार तस्करी की खेप जो है बॉर्डर पार से लाकर गिरा दी जाती है ड्रोन, लेकिन अब बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है और ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया जाता है। अशोक हमारे साथ गंगानगर से जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट ड्रोन को लेकर? देखिए आसिफ जी, आज लगातार दूसरे दिन श्रीकरणपुर सेक्टर की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई और बीती रात का ये पूरा मामला है जब बीएसएफ के सजग और सतर्क जवानों के द्वारा जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, उन्होंने उस पर फायर खोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस अपनी सीमा की तरफ लौट गया। लेकिन चूंकि लगातार दूसरी बार भी पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, तो आशंका यही जताई जा रही है कि संभवतः पाकिस्तानी ड्रोन के द्वारा कहीं न कहीं क्षेत्र में हेरोइन ड्रॉप की गई हो। ऐसे में श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर सेक्टर के विभिन्न गांवों में जहां पर ये प्रभावित इलाका है, वहां पर न केवल नाकाबंदी की गई है बल्कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि यदि पाकिस्तानी ड्रोन के द्वारा कोई संदिग्ध या मादक पदार्थ ड्रॉप किया गया हो तो उसको जल्द से जल्द कब्जे में लिया जा सके। साथ ही साथ यदि जो स्थानीय तस्कर, चाहे वो राजस्थान के हो या पड़ोसी राज्य पंजाब के हो, वो उसकी डिलीवरी लेने आए हो तो उनको भी धर दबोचा जा सके। फिलहाल मौके पर श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर सेक्टर के रामगढ़, संगरबोर्ड, रड्डेवाला 11 FA और 12 FA में नाकाबंदी जारी है और साथ ही साथ बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर कोटा से। कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। 21 साल के छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। केरोसिन डालकर छात्र ने अपनी जान लेने की कोशिश की। आग में गंभीर रूप से छात्र झुलस गया। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मूल रूप से बिहार का रहने वाला छात्र कोटा के जवाहरनगर इलाके में किराए पर रह रहा था। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोचिंग नगरी में एक बार फिर से छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की और जानकारी के मुताबिक वही जो आमतौर पर कारण सामने आता है, वही पढ़ाई के तनाव को लेकर इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। फिलहाल छात्र के परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट निकली है? कोचिंग का कोई कोचिंग संस्थान जहां से कोचिंग लेता था, कोई बयान सामने आया है? देखिए, फिलहाल ये कोचिंग में किसी संस्थान में एडमिशन नहीं लिया, ऐसा जानकारी में आया है। परिजनों से भी बातचीत हुई है। हालांकि ये नीट की तैयारी करने के लिए बिहार के चंपारण से या कोटा 2 माह पहले ही आया था और संभवत बताया जा रहा है किसी संस्थान में एडमिशन लेने की तैयारी में था। लेकिन उससे पहले ही कल इनके परिजन भी यहाँ कोटा आए हुए थे। परिजनों से इनकी बातचीत भी हुई थी। अब जो है आत्महत्या के प्रयास का क्या कारण है, स्पष्ट रूप से तो परिजन भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है पढ़ाई का दबाव रहा होगा या कुछ और कारण। ये तो स्थिति जब पुलिस बयान देगी तभी समझ में आएगी। पुलिस को बयान परिजनों ने अभी कुछ दिए नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में जो आत्महत्या के प्रकरण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नए साल में पहले ही 2 दिन पहले ही एक छात्र द्वारा सुसाइड का मामला सामने आ चुका है, जबकि एक और बिहार निवासी इस छात्र ने मौत को गले लगाने का प्रयास किया है। फिलहाल
फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, क्योंकि गंभीर झुलसी हालत में एमबीएस के बर्नवार्ड में उनका इलाज जारी है और जवाहरनगर थाना पुलिस हर तथ्य पर, हर पहलू पर जांच करने की बात कह रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और कोचिंग नगरी में जो गाइडलाइन है प्रशासन द्वारा लगातार जो किया जा रहा है कि उस गाइडलाइन की फॉलो करने का जो काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम तमाम ये कहा जा सकता है कि प्रयास जो है दिखावे साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि आत्महत्या के प्रयास के लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 20 कोचिंग छात्रों द्वारा हत्या, जिसमें आत्महत्या और हादसे में 20 कोचिंग छात्रों की 2022 में जाने जा चुकी है, जिसमें से 1.5 दर्जन से अधिक छात्रों द्वारा सुसाइड किया जा चुका है और लगातार ये सिलसिला जारी है। और यही कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में जब इस तरह के मामले बढ़ते हैं तो देश और प्रदेश के अलग अलग कोनों से जो कोचिंग छात्र आते हैं उनके परिजनों में एक जो न केवल आक्रोश बल्कि एक जो कोचिंग नगरी की जो छवि है वो कहीं न कहीं धूमिल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह जो रोकथाम के प्रयास है, उन पर अंकुश लगाने के प्रयास है, तनाव मुक्त करने के प्रयास, वो काम नहीं आ रहे हैं और नाकाम साबित होते हैं। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर से, मोनालिसा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। लिव इन पार्टनर ने हत्या की थी, दूध में नशीली दवा मिलाकर बेहोश किया, बेहोशी में तकिए से मुंह दबाकर हत्या की थी। 2 साल पहले जयपुर के फ्लैट में यह हत्या की गई थी। लिव इन पार्टनर भवानी सिंह अब गिरफ्तार हो चुका है। अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करोड़ों की जमीन के लिए भवानी ने यह मर्डर किया था। और ये खबर बीकानेर के नोखा से, सरकारी स्कूल में तालेबंदी की गई है। स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने तालेबंदी की। अध्यापकों की कमी से ग्रामीण परेशान है। स्वीकृत 23 पदों में से 16 पद खाली है। मात्र 7 अध्यापकों के भरोसे स्कूल चल रहा है। नारेबाजी कर प्रदर्शन कर स्कूली बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीकानेर के नोखा में एक सरकारी स्कूल पर तालेबंदी कर दी गई है। अब की बार बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी वहां पर मौजूद हैं। कारण है, इस स्कूल में अध्यापकों की कमी है। अध्यापकों की कमी है तो अध्यापन नहीं हो पाता और इसी के लिए, ताकि अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाएं, इसी के लिए गांव के लोग, अभिभावक और बच्चे तालेबंदी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम से बात करते हैं। विक्रम, क्या अपडेट इस स्कूल के बाहर से? देखिए, जो ये स्कूल है उच्च माध्यमिक स्कूल है और उसके बाहर जो है छात्र और उनके साथ जो परिजन हैं उन्होंने आज ये तालाबंदी कर दी है। और जो स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते जो है ये पूरा तालाबंदी की गई है। और स्कूल में जो परिजन हैं उन्होंने कहा है कि करीब 23 पद जो हैं वो स्वीकृत है, लेकिन उनमें से 16 पद नहीं है और केवल 7 जो अध्यापक हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के का जो है वो संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बार बार इसके लिए विभाग से भी जो है गुहार लगाई है, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण, क्योंकि अब परीक्षा के दिन नजदीक आ गए हैं, तो ऐसे में जो ग्रामीणों ने आज तालाबंदी करते हुए ये प्रदर्शन किया और अभी भी जो मौके पर है वो ग्रामीण डटे हुए हैं। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक खबर जयपुर से, गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने इंटरपोल से मदद मांगी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की जानकारी के लिए मदद मांगी गई है। पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को पत्र लिखा है। राजू ठेहट हत्याकांड में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी। जयपुर और बाकी जिलों में गैंगस्टर के नाम से ये रंगदारी मांगी गई है।
3 जिलों की पुलिस ने ये खत लिखा था मुख्यालय को लेटर। इसी के आधार पर पीएचक्यू ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी। इंटरपोल के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टर की जानकारी मांगी गई है। 2 दिन पहले डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता में इसके संकेत भी दिए थे। तो अब गैंगस्टर को लेकर राजस्थान पुलिस इंटरपोल की मदद मांग रही है। इंटरपोल विदेश में बैठे गैंगस्टर की जानकारी बहुत हद तक मुमकिन है कि राजस्थान पुलिस को मिले। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, चिट्ठी तो लिखी जा चुकी है, लेकिन क्या एक्शन होगा? देखिए बिल्कुल, राजस्थान पुलिस ने अपना काम तो शुरुआत कर दी गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए, उनकी जानकारी जुटाने के लिए। उसके लिए सीबीआई को पत्र लिखा है ताकि इंटरपोल के जरिए विदेशों में बैठ कर गैंगस्टर का पता लगाया जा सके और जो उनको वापस से किसी भी तरीके से भारत ला करके और उनसे पूछताछ की जा सके। लेकिन इसमें अभी चूंकि शुरुआत हुई है पत्र के जरिए, पत्र के बाद में सीबीआई का जवाब जो है राजस्थान पुलिस को आएगा और उसके बाद क्या इंटरपोल की मदद राजस्थान पुलिस को मिलेगी, ये अभी इसका जो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन गैंगस्टर पर चूंकि नकल कसना काफी जरूरी था और राजस्थान पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये गैंगस्टर को राजस्थान पुलिस कवर क्यों नहीं कर पा रही है। इसीलिए पिछले दिनों राजस्थान के डीजीपी ने संकेत दिए थे कि सीबीआई की मदद ली जाएगी, सीबीआई को पत्र लिखा जाएगा और आखिरकार राजस्थान पुलिस ने इस काम को किया है और जल्द से जल्द अब सीबीआई शायद संभवतः है राजस्थान पुलिस को इंटरपोल की मदद देने में मददगार बनेगी। जी विष्णु, लंबी प्रक्रिया होगी? बिल्कुल लंबी प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि अभी तो पत्र लिखने की शुरुआत ही हुई है। राजस्थान की जो क्राइम ब्रांच है, पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच है, उनकी ओर से पत्र सीबीआई को लिखा गया है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सीबीआई क्या उसका जवाब देती है, ये भी इसमें भी कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद में इंटरपोल कितना एक्टिव होगी, कितना सक्रिय होकर के राजस्थान पुलिस की मदद करेगी विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर के बारे में बताने के लिए। चूंकि पिछले दिनों बजाज नगर की बात करें, मतलब जयपुर की बात करें, बीकानेर की बात करें या फिर सीकर की बात करें, जो भी प्रदेश में गैंगवार की घटनाएं सामने है या फिर बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूल करने के लिए धमकाने का मामला सामने है, उनमें सभी में रोहित गोदारा या फिर गोल्डी बरार और अन्य बदमाशों का, बड़े बदमाशों का नाम सामने आ रहा था। अब क्या वो, और चूंकि जो कॉल थे और अन्य जगहों से आए थे, इसीलिए राजस्थान पुलिस के लिए जरूरी हो गया था कि इंटरपोल की मदद ली जाए और इसीलिए संभवतः सीबीआई को यह पत्र लिखा गया है। जी विष्णु, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जयपुर से ये खबर है, रिश्वत कांड में एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी का मामला। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, एएसपी दिव्या से जयपुर एसीबी मुख्यालय में पूछताछ होगी। दिव्या ने एक मोबाइल फेंका था अनासागर झील में, मिठाई की थैली में। सामान का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल अनासागर झील में 3 घंटे तक मोबाइल तलाशी अभियान चला। आज एक बार एसीबी फिर से झील में मोबाइल की तलाश कर सकती है। एएसपी दिव्या की आय से अधिक संपत्ति का भी मूल्यांकन हो रहा है। 20 जनवरी तक एसीबी की रिमांड पर एएसपी दिव्या मित्तल कल रिमांड अवधि पूरी होने पर अजमेर कोर्ट में फिर से पेशी होगी। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने अजमेर से गिरफ्तार किया था। और विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। विष्णु, एक बार फिर से अजमेर कोर्ट में पेशी होनी है। हालांकि चूंकि वो खुद एएसपी रह चुकी हैं, अब तक न जाने कितने मामलों की कितने जांच उन्होंने की होगी, इन्वेस्टिगेशन की, वो सारी विधाएं, वो सारी कलाएं जानती हैं। तो ऐसे में उनसे बहुत कुछ निकलवा पाना या उगलवा पाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। देखिए, अभी जो एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल है, वे 3 दिन की रिमांड पर है। 17 जनवरी को उन्हें अजमेर कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया था और कल यानी 20 जनवरी तक वे रिमांड पर रहने वाली है, जिनमें एक दिन जो रिमांड की अवधि है वो अजमेर में ही निकल गई। इसलिए आज जयपुर मुख्यालय में पूछताछ होगी दिव्या मित्तल से। लेकिन एसीबी की जांच जहां अटक रही है वो है मोबाइल फोन और लैपटॉप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो एसीबी के हाथ में बरामद होने थे, लेकिन उनमें लैपटॉप तो और एक आईपैड जो है एसीबी ने बरामद कर दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी उनमें कोई जानकारी जो है विशेष एसीबी के हाथ नहीं लगी है। चूंकि दिव्या मित्तल 2010 बैच की आरपीएस ऑफिसर हैं और काफी शातिर, काफी तेज तर्रार, चालाक किस्म की ऑफिसर है और वे जानती थी हर चीज के बारे में, क्राइम के बारे में, अनुसंधान के बारे में। इसीलिए उन्हें सभी सबूत लगभग मिटा दिए ताकि किसी भी तरीके से वे इस रिश्वत कांड में आने वाले वक्त में बच सके। लेकिन पुलिस के पास में, एसीबी के पास में जो रिकॉर्डिंग है उसी के आधार बनाते हुए एसीबी की टीम इस वक्त दिव्या मित्तल से पूछताछ कर रही है। लेकिन जो मोबाइल फोन जो
उन्होंने फेंका है। अब उसकी यदि वो नहीं मिलता है तो बहुत सारे जो सबूत है वो एसीबी के हाथ नहीं लग पाएंगे। वहीं पर लैपटॉप में भी बहुत जानकारियां बताया जा रहा है कि हाथ नहीं लगी, उसे भी वक्त रहते हुए फॉर्मेट कर दिया गया दिव्या मित्तल की ओर से। और सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दिव्या मित्तल को एसीबी की रेड की एन वो मौके पर पहले किसने जो जानकारी दी, किसने उनको बताया कि कल सुबह तक रेड होगी, इसीलिए दिव्या मित्तल सतर्क होगी। और उसके पहले जो उनका दलाल था, बर्खास्त सिपाही था सुमित कुमार, वो भी 25 लाख रुपए की रिश्वत मंगाने के बावजूद वे पकड़ा नहीं जा सका, वो भाग निकला। तो लगातार इससे ये बात सामने आ रही है कि दिव्या मित्तल और उसके बर्खास्त सिपाही दलाल जो सुमित कुमार था, उसकी कोई ना कोई व्यक्ति मदद कर रहा था। लगातार एसीबी के हर मूवमेंट की जानकारी इन लोगों को दी जा रही थी, इसीलिए ये ट्रैप भी सफल नहीं हो पाया और दिव्या मित्तल की जो बरामदगी होनी थी वो भी नहीं हो सकी है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।